हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट है वो बैटरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं अपने जो परीक्षाओं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके बारे में अपन इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट, यानी कि बैटरी चार्जिंग में सबसे ज़्यादा दक्षता स्थिर करंट चार्जिंग की होती है। यानी कि जब अपनी बैटरी चार्ज करते हैं उसके अंदर जो अगर एफिशिएंसी की बात की जाए, दक्षता की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा दक्षता होती है वो किसकी होती है? स्थिर करंट चार्जिंग की। अब आप ये सोचेंगे स्थिर करंट चार्जिंग की दक्षता ज़्यादा क्यों होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, करंट का मान क्या रहता है? स्थिर। करंट का मान क्या रहता है? स्थिर। परंतु वहाँ पे अगर वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज अस्थिर होती है, परंतु करंट क्या होती है? स्थिर। इसकी वजह से वहाँ पे दक्षता का मान क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, तो अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन। जब बैटरी चार्जिंग होती है तो धनात्मक से O2 व ऋणात्मक से H गैस निकलती है। यानी कि मैंने आपको बताया भी था, लेड एसिड सेल के अंदर जब बैटरी अपनी क्या होती है? रासायनिक क्रिया वहाँ पे चालू होती है, उस समय क्या होता है कि वहाँ पे गैस से मुक्त होती है। क्या होती है? गैस से मुक्त होती है। अब एक तो होती है अपने पास O2 गैस, एक अपने पास होती है H गैस, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कहाँ पे मुक्त होगी? धनात्मक इलेक्ट्रोड के ऊपर। और जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो कहाँ पे मुक्त होती है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, और इसी की वजह से हाइड्रोजन गैस की वजह से वहाँ पे क्या जम जाती है? कि परत जम जाती है, और उस इलेक्ट्रोड क्या कर देती है? उस इलेक्ट्रोड को अचालक बना देती है। तो आपकी बैटरी क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे वो इलेक्ट्रोड काम करना बंद कर देता है। मैंने आपको बताया भी था कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। डिपोलराइजर जो क्रिया है उसके माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में संपर्क प्रतिरोध से होता है। उसके भार पर टर्मिनल वोल्टेज कम करता है। मान लीजिए आपके पास अगर बैटरी है, तो मैं आपको वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि बैटरी का एक तो होता है भारी प्रतिरोध, जो क्या कहलाता है? आपका लोड प्रतिरोध। ठीक है, और एक होता है बैटरी का इंटरनल प्रतिरोध। अब इंटरनल प्रतिरोध होता क्यों है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि बैटरी के अंदर क्या होता है आपके, ये होती है प्लेटें। ठीक है, और यहाँ पे भरा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है तो ये जो प्लेटें होती है वो क्या होती हैं? चालक। अब चालक का कुछ ना कुछ तो क्या होगा? प्रतिरोध होगा ही होगा, क्योंकि आपका जो चालक होता है वो आदर्श कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? आदर्श चालक कभी नहीं हो सकता। तो उसका क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ही होगा। ठीक है, अब जब प्रतिरोध एक तो ये हो गया, एक हो गया आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है ये वाला, यहाँ पे भरा गया है इन प्लेटों के बीच में, तो यहाँ से और यहाँ तक इस इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो ये कुल मिलाकर जो प्रतिरोध बनता है वो क्या हो गया? आपका इंटरनल प्रतिरोध, जिसको मैंने स्मॉल r से डिनोट किया था। ठीक है, अब इस प्रतिरोध की वजह से क्या होता है? उसके भार पर टर्मिनल वोल्टेज कम करता है। तो मैंने आपको जो देता हूँ, एक होता है EMF, एक होता है वोल्टेज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आपका जो EMF होता है वो अगर मान लीजिए आप बैटरी पर लोड लगाते हैं तो उस समय अगर उसके आपको टर्मिनलों के ऊपर वोल्टेज को मापन करते हैं, ये लीजिए मेरे पास एक बैटरी है। क्या है? एक है बैटरी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? लोड लगा देता हूँ। लोड लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे वोल्टेज का मापन करेंगे, कैसे करते हैं? यहाँ पे मैं वोल्टमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? यहाँ पे वोल्टमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिखाएगा वोल्टमीटर, वो क्या दिखाएगा? आपकी वोल्टेज। ठीक है, और अगर आप इस लोड को यहाँ से हटा देते हैं फिर आप देखते हैं वो क्या होगा? आपका EMF। ठीक है, और बिन लोड लगा के देखते हैं उसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो वोल्टेज होती है टर्मिनल वोल्टेज, वो EMF से क्या होती है? हमेशा कम होती है। क्यों होती है? कि लोड लगाने के बाद अगर आप वोल्टेज मापन करते हो, उसका विभवांतर मापन करते हो, उसमें क्या होता है कि जो आपके इंटरनल जो प्रतिरोध होता है वहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाती है? ड्रॉपेज हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पे आप मैंने पॉइंट लिखा, उसके भार पर टर्मिनल वोल्टेज कम करता है। कौन? इंटरनल प्रतिरोध। वो कब होगा? जब आप उसके ऊपर लोड लगाओगे, कि जब लोड लगाओगे तो करंट बहेगी। करंट बहेगी तो V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। आर तो क्या रहेगा? आपका इंटरनल प्रतिरोध स्थिर रहेगा, परंतु करंट का मान लोड लगाने से बढ़ता है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है? वोल्टेज ड्रॉप होती है। इसीलिए आपकी टर्मिनल वोल्टेज जो होती है वो क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेल व बैटरी को सामान्यतः 15 से 20 डिग्री वाले शुष्क तापमान वाले स्थान पर रखना चाहिए। तो मैंने आपको ये भी बताया था, जब अपनी बैटरी आवेशन प्रक्रिया चल रही थी उस टाइम ये बताया था कि बैटरी जब होती है आपकी, उसको हमेशा 15 से 20 डिग्री वाले टेम्परेचर वाली जगह पे रखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको 15 से 20 डिग्री वाली जगह पर नहीं रखेंगे तो आप क्या होगा वहाँ पे कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो गर्म या ठंडा होगा,
मान लो अगर ज़्यादा ठंडी जगह रख दिया तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, ठंडा, और गर्म वाली जगह रख दिया तो क्या हो जाएगा, गर्म। इसकी वजह से उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उस पर क्या पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो उसकी जो करंट की क्षमता वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो चार्जिंग वाली जो स्थिति है वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगले वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को कभी भी धातु के बर्तन में तैयार नहीं करना चाहिए। इसके लिए पोर्सिलेन या कांच के बर्तन को कांच के बर्तन में तैयार करना चाहिए। मान लीजिए आप इलेक्ट्रोलाइट जब तैयार करते हैं तो मैंने बता दिया था आपको कि हमेशा जब भी इलेक्ट्रोलाइट तैयार करें तो जो आपका पानी होता है, पानी के अंदर क्या करना चाहिए, सबसे पहले बूंद बूंद करके जो आपका H2SO4 वगैरह जो एसिड होता है उसको डालना चाहिए। ये तो होती है इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने की प्रक्रिया। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो बात चल रही है वो इस बर्तन की चल रही है। किसके बर्तन की, जहाँ पे अपने इलेक्ट्रोलाइटें तैयार कर रहे हैं। जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट तैयार करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा धातु का बर्तन यूज नहीं करना जो आपको क्या करे, इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय H2SO4 के साथ क्या कर ले, रासायनिक क्रिया कर ले। ऐसा बर्तन का उपयोग नहीं करना है। तो अगर अपन ऐसा बर्तन यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या रासायनिक क्रिया हो जाएगी और आपको जो इलेक्ट्रोलाइट वो भी खराब हो जाएगा, और साथ ही वहाँ पे जो आपका दुर्घटना होने की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगले वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E-V/I से ज्ञात करते हैं। तो जब भी आपको मान लीजिए आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, बैटरी। ठीक है, और बैटरी के ये दोनों हो गए टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज का मापन करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 4 वोल्टेज आई होगी, कितनी वोल्टेज, 4 वोल्टेज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोड लगा देता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लोड लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने लोड, और लोड लगाते हैं यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि सेल या बैटरी का भी क्या होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज का मान गिर जाएगा। क्योंकि V बराबर क्या होता है, I/R। आर तो स्थिर रहेगा, करंट बढ़ेगी। अब लोड लगाओगे, करंट बढ़ेगी, तो यहाँ पे कितनी करंट जा रही है, एम्पीयर मीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ये एम्पीयर मीटर क्या बता देगा, करंट बता देगा लोड की। और अब मेरे क्या करना है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब ई क्या है, यहाँ पे EMF यानी विद्युत वाहक बल। बिना लोड लगाए जो यहाँ पे टर्मिनल की जो वोल्टेज थी वो वाला EMF माइनस, और अब मैंने क्या कर दिया, लोड लगा दिया। लोड लगाने के बाद जो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो कितना है, वो इसके अंदर से घटा देंगे। मान लीजिए पहले मेरा जो ये वोल्टेज थी वो 4 थी, बाद में 3 हो गई, और करंट बता रहे 1 एम्पियर। तो इसके माध्यम से मैं बैटरी का क्या कर सकता हूँ, आंतरिक प्रतिरोध। किस प्रकार, पहले EMF कितना था मेरा, 4 वोल्टेज था, माइनस 3 वोल्टेज मेरी क्या थी, टर्मिनल वोल्टेज, बटे I, करंट कितनी बह रही है इसके अंदर, 1 एम्पियर। तो आपको बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो इस सूत्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। अगले वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं अपन। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर इलेक्ट्रोडों से 10 से 15 mm ऊपर रखा जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आसुत जल डालकर ऊपर कर देना चाहिए। मान लीजिए अपने पास अगर कोई बैटरी है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जब, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, सेल की आंतरिक जो प्लेटें होती है उससे 10 से 15 mm ऊपर रखा जाना चाहिए, ताकि वो पूरी सेल की जो प्लेट होती है वो क्या कर सके, पूरा काम कर सके। और वो मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट का स्तर नीचे गिर चुका है तो उसको ऊपर बनाना चाहिए। मान लीजिए अपने पास क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित नहीं होता, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल डाल के उसका स्तर ऊपर कर देना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि कोई आरओ का पानी या इसके अलावा कोई घरेलू घर का जो पानी होता है पीने का, उसका उपयोग करना चाहिए। एकदम प्योर जो पानी होता है उसी का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये थे अपने सेल और बैटरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे, उनको मैंने पॉइंट के रूप में उतारा है। और ये वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।